हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 और यूपीआरओ एआरओ के री एग्ज़ाम के लिए आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एपिसोड नंबर 3 है, जिसमें हम होम रूल लीग आंदोलन और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन इन दो टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ऑप्शन डी तिलक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ किया था एनी बेसेंट ने, लेकिन होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी वो की थी सबसे पहले अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने। यानी होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था सबसे पहले एनी बेसेंट ने, लेकिन होम रूल लीग की स्थापना की थी सबसे पहले अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही हैं। ऑप्शन है ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन बी गृह शासन आंदोलन से, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन से और ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गृह शासन आंदोलन से। एनी बेसेंट मुख्य रूप से गृह शासन आंदोलन यानी होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रही हैं। बेसिकली भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूल रूप से एनी बेसेंट के द्वारा ही बनाई गई थी और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की व्याख्या अपने पत्र कॉमनवेल्थ में 2 जनवरी 1914 में की थी, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया जाए। होम रूल आंदोलन की यह व्याख्या एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था। ऑप्शन है ए स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी पृथकतावादी आंदोलन और ऑप्शन डी स्वराजिस्ट पार्टी आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी एम सुब्रमण्यम अय्यर और ऑप्शन डी टी.एस. अलकॉट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी टी.एस. अलकॉट का संबंध होम रूल लीग की स्थापना से नहीं था, बल्कि टी.एस. अलकॉट थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एम सुब्रमण्यम अय्यर ये तीनों ही होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ऑप्शन है ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, ऑप्शन सी 1918 में होने वाली प्रथम यूपी किसान सभा और ऑप्शन डी 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। दरअसल बाल गंगाधर तिलक के समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की थी, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया था और कुछ लोगों ने होम रूल स्पेशल कहा था।
और एनी बेसेंट की लीग के जो संगठन मंत्री थे जॉर्ज अरुंडेल, उन्होंने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करे। इसलिए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल समर्थकों के द्वारा अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन वहां उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि ऑप्शन है ए, इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। ऑप्शन बी, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। ऑप्शन सी, हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। और ऑप्शन डी, इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्योंकि होम रूल आंदोलन ने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। इस आंदोलन में जो स्वराज का मतलब था वो था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर उत्तरदायी शासन और प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। तो ये था होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ऑप्शन है ए, एनी बेसेंट। ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन सी, माइकल मधुसूदन दत्त। और ऑप्शन डी, आर पाम दत्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। यहाँ आप होम रूल लीग आंदोलन के बारे में एक कुछ बातें याद रखनी हैं। जैसे अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। ऑप्शन है ए, अलीगढ़ में। ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। ऑप्शन सी, लखनऊ में। और ऑप्शन डी, लाहौर में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में, और जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन है ए, 1913 में। ऑप्शन बी, 1914 में। ऑप्शन सी, 1915 में। और ऑप्शन डी, 1916 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन है ए, एनी बेसेंट ने। ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू ने। और ऑप्शन डी, ए.सी. मजूमदार ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए.सी. मजूमदार ने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ए.सी. मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? ऑप्शन है ए, एनी बेसेंट। ऑप्शन बी, एम.ए. जिन्ना। ऑप्शन सी, मैडम कामा। और ऑप्शन डी, फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थे, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में
जो इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्होंने की थी वो थे अंबिका चरण मजूमदार। उन्होंने कहा था कि 10 वर्षों के दुखद अलगाव और गलतफहमी के कारण वे वजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमे यानी उदारवादी और उग्रवादी इन्होंने महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। ये अंबिका चरण मजूमदार ने अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन पर कहा था। अतिवादियों और उदारवादियों में इनका विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। वो जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? ऑप्शन है ए बीजी तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी गोखले ने, ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था। यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो समझौते के शिल्पी थे वो थे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? ऑप्शन है ए मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई, ऑप्शन बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया, ऑप्शन सी कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था, वो था मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कांग्रेस ने स्वीकार कर ली, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। और इसकी कटु आलोचना करते हुए डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लिखा था कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस के द्वारा लखनऊ समझौते ने वास्तव में वह नींव डाल दी जिसके ऊपर 30 वर्षों के बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो निर्णय लिया गया था वो था कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था? ऑप्शन है ए 1909, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1931 और ऑप्शन डी 1932। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है ए 1906 से 1911, ऑप्शन बी 1916 से 1922, ऑप्शन सी 1917 से 1921 और ऑप्शन डी 1940 से 1946। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1916 से 1922 का जो काल है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। कांग्रेस लीग जो समझौता हुआ था उसके बावजूद मुस्लिम लीग ने अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखा था और वो मुसलमानों के लिए पृथक रूप से अधिकारों की मांग करती रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? यानी यहाँ 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था उससे संबंधित 3 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है ए अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने ही की थी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में
उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी चंपारण के किसानों की समस्याओं से पहली बार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही उस समस्या से अवगत कराए गए थे। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक ऑप्शन तो हमारा गलत है, इसलिए ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। ऑप्शन है ए बनारस अधिवेशन 1905, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907 और ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। दरअसल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से पंडित राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग आंदोलन के विषय में डिस्कस किया है। अगर आपने पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, तो आप उन्हें देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।